Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Community Pharmacy and Management, chapter number 7 Medication Adherence. जैसा कि हमने डिस्कस किया है अभी तक, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी, जहां पर हम देख रहे थे कि किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर जो हम फार्मासिस्ट जब हम बन जाएंगे तो एज एन फार्मासिस्ट हम अपना रोल प्ले करेंगे और कैसे कम्युनिटी फार्मेसी को मैनेज करेंगे। तो इसी के अंदर हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है मेडिकेशन अडरेंस। मेडिकेशन अडरेंस का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से मेडिकेशन जो है वो अडेयर करती है। अडेयर का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपको बोला है कि कोई एंटीबायोटिक दी, जैसे मान लो आपको फीवर आया, ठीक है, तो फीवर में आपको क्या देते हैं, एक तो एंटीबायोटिक देते हैं जो कि टेम्परेचर को रिमूव करती है, ठीक है, एक देते हैं आपको एंटीबायोटिक, ठीक है। कई बार पेन हो रहा होता है तो एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए भी एक एनाल्जेसिक्स भी देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के केस में स्पेशली आपको बोलते हैं कि भाई जैसे मान लो कि 3 दिन का आपको डोज दिया है तो 3 दिन आपको कंटिन्यूसली वो मेडिकेशन लेनी ही लेनी है, ठीक है, कंपलसरी है। अगर आपको लगा कि भाई फीवर चला गया है अब आपका, तो अब आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे एक प्रॉपर जो टाइम है उतने टाइम पीरियड के लिए अगर आपने प्रॉपरली मेडिकेशन नहीं ली है तो वो आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर मेडिकेशन अडरेंस का मतलब ये है कि किन पर्टिकुलर रीजंस की वजह से जो पेशेंट है वो उस मेडिकेशन को जितना अप्रोप्रिएट टाइम है पूरा उस बीमारी को खत्म होने से पहले ही मेडिकेशन लेना छोड़ देता है। तो वो उसके रीजंस क्या हैं, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और किस तरीके से हम पेशेंट को ये समझा सकते हैं कि अगर इतने दिन बोला है, अगर बोला है कि 7 दिन तक दवाई लो तो 7 दिन तक लेनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद अब मेरे को ठीक लग रहा है तो अब मैं दवाई आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। इस तरीके की चीजें ना की जाए और जितना मेंशन किया गया है एटलीस्ट वो मेडिकेशन ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मेडिकेशन अडरेंस क्या होता है, ठीक है, किसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है एंड सो ऑन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मेडिकेशन अडरेंस होता क्या है, ठीक है। सो मेडिकेशन अडरेंस or taking the medications correctly is generally defined as the extent to which the patients take the medication as prescribed by their doctors. This involves the factors such as getting the prescriptions filled, remembering to take the medication on time, and to understand the directions, ठीक है। कि आपको टाइमली, जैसे एक और चीज हो जाती है कई बार कि आपको बोला है कि 6-6 घंटे के पीरियड में आपको मेडिकेशन लेनी है, एक सुबह लेनी है एक शाम को लेनी है, और कभी कभी हम भूल जाते हैं, सुबह तो ले ली शाम को खाना भूल गए, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, मेडिकेशन अडरेंस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो क्या समझते हैं हम मेडिकेशन अडरेंस से कि मेडिकेशन अडरेंस का मतलब है कि जो मेडिकेशन है, जो भी दवाइयां हैं उनको सही से लेना। सही से मतलब कि जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब की गई है, पहली बात तो सिर्फ वही प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लेना, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन लेना, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन का एक सही डोज लेना, ठीक है, उसे एक अप्रोप्रिएट टाइम के साथ लेना। जो भी उसमें मेंशन्ड है कि भाई शेक वेल बिफोर यूज, या जो भी कि भाई दूध के साथ लेना या गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेना, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस उसके साथ दिए गए हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ये सारी चीजें किसमें आती है, मेडिकेशन एड्रेस के अंदर आती है कि हम सही से हमारे मेडिकेशंस को लें, ठीक है। इसका जनरली अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि कितने एक्सटेंड में, मतलब पेशेंट को कितना सही तरीके से वो मेडिकेशन को जिस तरीके से डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से सही मैनरफुल तरीके से वो क्या करेगा, मेडिकेशन को लेगा, ठीक है। पेशेंट जो है वो मेडिकेशन को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में एक सही डायरेक्शंस के साथ लेगा, ठीक है, और जितना मेंशन है उतना उतने टाइम के लिए लेगा, उतने अमाउंट के अंदर लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है सही से फिल्ड होना चाहिए, सही से सारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए, उसमें जो भी मेडिकेशन लिखी है वो सारी उसको प्रोवाइड हो पेशेंट को, और उसको याद रहे कि किस टाइम पे कौन सी मेडिकेशन लेनी है,
कितने कितने टाइम इंटरवल में आपको मेडिकेशंस लेनी है, और जो भी डायरेक्शंस वहां पर बताए गए हैं मेडिकेशन को लेने के लिए, दवाई को लेने के लिए, वो सब उसको समझ में आ गए और वो अप्रोप्रिएट जो भी उसको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेडिकेशन अडरेंस। ठीक है, देयर इज द सम फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसिंग द नॉन अडरेंस। ठीक है, अडरेंस का मतलब तो ये हो गया कि आपको जैसे भी सही तरीके से बताया है, जिस बताया है आप अप्रोप्रिएटली उसी तरीके से मेडिकेशन को ले रहे हैं। लेकिन कई बार आप नॉन अडरेंस करते हैं। नॉन अडरेंस मतलब कि जैसे कि अगर आपने सही टाइम पे नहीं लिया है, सही डोज नहीं ली है, या गलत मेडिकेशन ले ली है। जैसे अगर दो सेम कलर की मेडिकेशन है और आपको मेडिकेशन को स्टडी करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, या आपको समझ नहीं है कि कौन सी दवाई है जो हमें किस टाइम पे लेनी है, तो अगर आप गलत दवाई ले लेते हैं गलत टाइम पे, ठीक है, या मतलब कि आप गलत दवाई ले लेते हैं, या जितने टाइम पीरियड के लिए बोला है मेडिकेशन लेने के लिए आप उतने टाइम पीरियड के लिए मेडिकेशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, नॉन अडरेंस कर सकती है। ठीक है, so here is some factors which are influencing the non adherence। non adherence के लिए कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारण हैं जो कि जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से नॉन अडरेंस देखने को मिलता है। there is various determinant such as first nature and duration of the therapy, second disease characteristics, third medication side effects, fourth cost of treatment, fifth characteristics of health service facilities, and sixth the relation between the physician and the patient. There is some patient characteristics such as socio-economic factors and patients' perceptions about the illness and therapy which have been reported to influence the medication adherence। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो कि नॉन अडरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो मेडिकेशन के एक अप्रोप्रिएट इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो इस बात को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि आपकी थेरेपी, जो भी थेरेपी के लिए आपको बताई गई है वो थेरेपी का नेचर कैसा है, किस तरीके की थेरेपी है, कितना उसका टाइम ड्यूरेशन है। कई बार कोई बीमारी ऐसी होती है जो सालों साल उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो सालों साल आपको मेडिकेशन लेनी होती है। ठीक है, तो थेरेपी जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है उसका नेचर कैसा है, उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड कैसा है। ठीक है, डिजीज कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं कि किस तरीके की बीमारी आपको, डिजीज कैसी है आपको, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या साइन है। ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा। तीसरा, जो भी मेडिकेशन है आपकी, जो भी दवाई है उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उस दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, मे बी उन साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट उस मेडिकेशन को नहीं ले रहा हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उस मेडिकेशन के साथ ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, और आप पेशेंट को पहले ही इन्फॉर्म कर दो कि भाई ये मेडिकेशन हम आपको दे रहे हैं, इसके साथ ये साइड इफेक्ट्स आएंगे और आपको उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, फोर्थ है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कई बार जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है ना वो इतना महंगा होता है कि पेशेंट जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए भी वो या तो ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देता है या फिर अप्रोप्रिएटली सही तरीके से मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ नहीं लेता है। ठीक है, फिफ्थ है हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज कैरेक्टरिस्टिक। जो भी हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, तो वो हेल्थ सर्विसेज किस तरीके की हैं। ठीक है, किस तरीके की फैसिलिटीज है जो उसको वहां पर पर्टिकुलरली दी जा रही है। उसको कई बार ऐसा लगता है कि ये एक अप्रोप्रिएट फैसिलिटी नहीं है, तो उस टाइम पे वो ऐसा हो सकता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं फैसिलिटीज के, उसको उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर जो फिजिशियन है, जो आपका डॉक्टर है और जो आपका पेशेंट है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ठीक है, कई बार हम अगर डॉक्टर पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी कि एज ए पेशेंट हम नहीं मानते हैं। तो डॉक्टर या जो भी फिजिशियन है और जो पेशेंट है उनके बीच का रिलेशनशिप कितना कैसा है, उनके बीच में ट्रस्ट कितना है, ये सारी चीजें क्या करेंगी यहाँ पर नॉन एड्रेस को डिटरमाइन करेंगी। ठीक है, अब हो सकता है कि पेशेंट जो है उसके भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जिसकी वजह से नॉन एड्रेस क्रिएट हो सकता है, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स कि किस तरीके की सोसाइटी के अंदर वो रहता है, किस तरीके के लोगों के बीच में उठता बैठता है ना। कुछ लोग होते हैं ना जिसकी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे लोग कहते हैं कि अरे ये दवाई से कुछ नहीं होगा, तुम ये जादू टोना या जो भी नीम हकीम है उसके पास जाके करवा लो, ठीक हो जाओगे, या
उनका जो वे होता है ट्रीटमेंट का वो काफी अलग होता है। तो किस तरीके की सोसाइटी में आप रहते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप उस पर्टिकुलर जो भी ट्रीटमेंट है उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कई बार आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए भी आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो किस तरीके का इकोनॉमिक स्टेटस है, किस तरीके की सोसाइटी में आप रहते हैं, और जो भी पेशेंट है उसका उस बीमारी को लेकर के, उस इलनेस को लेकर के या उस थेरेपी को लेकर के, थेरेपी मतलब जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी उपचार उसको दिया जा रहा है, जो भी थेरेपी उसको दी जा रही है, उसको लेकर के उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, उसका नजरिया कैसा है, कि भाई उसको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर तरीके से वो ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, उसका थॉट प्रोसेस क्या है उस चीज को लेकर के, कि भाई इस तरीके से अगर मैं ऐसे ऐसे मेडिकेशन सही से टाइम पे लेता रहूंगा तो मैं ठीक हो सकता हूँ, अप्रोप्रिएटली कंडीशन में आ सकता हूँ। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नॉन अड्रेस को इन्फ्लुएंस करती हैं कि थेरेपी कैसी है, थेरेपी जो भी डिजीज है वो कैसी है, मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट कैसे हैं, कोस्ट कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है पर्सन का, पेशेंट का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, हेल्थ फैसिलिटीज उसको कैसे दी जा रही हैं, और फिजिशियन के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है, ये सभी क्या करते हैं, नॉन अडरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। Now the next is strategies to overcome the non-adherence. अब इस नॉन अडरेंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन नॉन अडरेंस इज ऑफ्टन मल्टीफैक्टोरियल एंड universal formula that will resolve the adherence issues for every patient in every situation। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेडिकेशन है हमारी, जो भी दवाई है, ठीक है, उसके नॉन अडरेंस होने की जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा मल्टीफैक्टोरियल है, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि किस रीजन की वजह से नॉन अडरेंस यहाँ पर जनरेट हुआ है। और यहाँ पर कोई भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है जो कि इस अडरेंस के इशू को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग तरीके हमको अपनाने रहेंगे जिसके थ्रू हम इस अडरेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, एक कोई तरीका नहीं है जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पेशेंट के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको वहां पर डिसीजन लेना होगा कि किस तरीके से हमको इस अडरेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एजुकेशनल एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस, कि किस तरीके के बिहेवियर और किस तरीके के सिचुएशंस हैं जो यहाँ पर अफेक्ट करती हैं। सो नेक्स्ट इज द एजुकेशनल एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस। ठीक है, क्या होता है एजुकेशनल और बिहेवियरल इंटरवेंशंस का मतलब, कि भाई आपको कौन सी ऐसे तरीके हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो भी पेशेंट आपके पास आता है उसको आप सिंपली क्या करोगे, बताओगे कि ये ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसमें आपको ये मेडिकेशन लेनी है, ये सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, दिन में लेनी है, और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप इस दवाई को ले रहे हो। ठीक है, किसके साथ लेनी है, यूज करने से पहले शेक करना है या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें स्टोर करना है, ठीक है, यूजेबल है, ठीक है, या मल्टी टाइम यूजेबल है। तो सारी चीजें आप पेशेंट को तब समझा सकते हो जब आप खुद जो है उस चीज के बारे में जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेशेंट को अच्छे तरीके से डिस्कस करके सारी चीजें समझाना है। ऑल्सो आपको बीच बीच में ध्यान रखना है कि जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया है पेशेंट उस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं, उस तरीके से ही काम कर रहा है या नहीं। तो उस चीज को बीच बीच में रिव्यू करते रहना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है, ठीक है, कि जैसे हमने बोला उसको कि भाई आपको सुबह शाम लेना है, अब आप बीच बीच में उससे पूछते रहोगे मेडिकेशन सही से ले रहे हो, कोई इफेक्ट आ रहा है, या अगर जैसे वो बोलता है कि नहीं मैं दवाई तो ले रहा हूँ पर असर नहीं हो रही, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो मिस्टेक कर रहा है, कौन से इंस्ट्रक्शन है जिसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, या कौन से इंस्ट्रक्शन है जो आपने उसको नहीं दिया है, या आपने उसको समझाया लेकिन उसको बात समझ में नहीं आई है। तो ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप वो पहली बात तो उसको पहले अच्छे से समझाओगे एंड सेकेंडली आप उसको रिव्यू करते रहोगे कि जो जिस तरीके से बात उसको बोली गई है वैसे उसको समझ में आई है या नहीं आई है, वो वैसे ही काम कर रहा है और उसको जिस तरीके का इफेक्ट आना चाहिए था वैसा इफेक्ट आया है या आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, so here the next is educational and behavioral interventions. So the rather than simply telling the patients
what their treatment plan is. It is valuable to take the time to explain the decision making process to the patients so that they feel a sense of ownership of their treatment. ठीक है, तो रादर सिंपली सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि सिंपली पेशेंट को बताते हैं आया पेशेंट आपने दवाई दी बात खत्म, ऐसा नहीं। ठीक है, उसको पूरा अच्छे से आपको पेशेंट को समझाना है कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो लगभग इतने टाइम का है। ठीक है, आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको इससे होंगे। ठीक है, और अपना उसको प्रॉपरली टाइम देना, अपना वैल्यूएबल टाइम उस पेशेंट पर आपको इन्वेस्ट करना है, उसको अच्छे से समझाना है पेशेंट को सारी चीजें कि भाई कौन सी दवाई कब लेनी है, कितने बजे लेनी है और किस तरीके से लेनी है, कि पेशेंट जो है उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पूरा एक अप्रोप्रिएट टाइम देना है उसको ये एक्सप्लेन करने के अंदर कि पेशेंट को पूरे अच्छे तरीके से बात हमारी समझ में आ जाए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, वो उसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप फील करे। ऑल्सो उसको समझाना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा, ताकि वो खुद अपनी, ऐसा नहीं उसको ऑर्डर देना है कि ये करना है तुम्हें, फिर ये करना है, फिर ये करना है, नहीं, उसको समझाना है बात ताकि उसको लगे, उसको खुद से वो डिसीजन मेकिंग करे, ये चीज करनी है नहीं करनी है, अगर करूंगा तो ये इफेक्ट बताया है इन्होंने और नहीं करूंगा तो ये इफेक्ट बताया है। तो वो खुद से डिसीजन मेकिंग करे, खुद के पास, उसके पास ओनशिप हो चीजों को समझने के लिए। ठीक है, चीजों को सेंस करने के लिए, उसके अपने ट्रीटमेंट के लिए उसकी खुद की ओनशिप हो, वो खुद जो है वहां पर डिसीजन मेकर हो, ना कि किसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हो। तो सिंपली पेशेंट को इस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट प्लान बताना है, पूरी चीजों को इस तरीके से समझाना है कि उसको खुद को वो वैल्यूएबल लगे, उसको खुद को वो चीज सही लगे, जो भी बताया जा रहा है उसको वो खुद डिसीजन ले और उसको खुद को वो बात सही लगती हो। ठीक है, दिस डिस्कशन कुड कवर, इस डिस्कशन के अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी। फर्स्ट, benefits and adverse effects of the available therapies और medical devices, कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस वो यूज करेंगे या जो भी थेरेपीज हैं, जो भी ट्रीटमेंट है उसके साथ क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदा होगा अगर वो उस ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से लेंगे तो, और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे उस ट्रीटमेंट के साथ, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो भी थेरेपीज हैं, ठीक है, उनके जो भी आपके बेनिफिट्स हैं, जो भी एडवर्स इफेक्ट्स उनके साथ आएंगे, वो सारी चीजें आप पेशेंट को बताएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या करना है, a review of the alternatives to the treatment or devices they finally chosen, और उनको आप ऑप्शंस बता सकते हैं कि इस दवाई के साथ ये बेनिफिट है लेकिन साथ में ये एडवर्स इफेक्ट आएंगे, अगर आपको ये नहीं लेनी है तो आप ये ले सकते हैं, ये दूसरी मेडिकेशन है, ये इसका अल्टरनेटिव है, इसके साथ ये बेनिफिट बढ़ जाएंगे लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स में ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी ट्रीटमेंट आप उनको दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट उनको अवेलेबल कराया जा रहा है, जो भी डिवाइसेज आप मतलब पेशेंट के लिए यूज में ला सकते हैं, उस पर्टिकुलर थेरेपी के अंदर जो भी डिवाइस, जो भी ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, तो उसके अंदर जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी ऑप्शंस उनके सामने हैं कि ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब जितने भी ट्रीटमेंट है उनके साथ क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें आप उनको बता दो और फिर उनको खुद को डिसीजन लेने दो कि उनको कौन सा वाला ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सभी का रिव्यू करेंगे, उन सभी को रिव्यू करेगा, खुद देखेगा, खुद समझेगा कि भाई कौन सा वाला ट्रीटमेंट उसको चूज करना है। ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो जो जल्दी इफेक्ट दे रहा हो लेकिन कॉस्टली बहुत हो, तो अब वो उतना कॉस्टली अगर वो नहीं बाय कर सकता है तो फिर वो चीपर वन पे जाएगा, चाहे लॉन्ग प्रोसीजर हो जाए। ठीक है, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि भाई उसको कौन सा वाला ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करना है। The rationale of the selected treatments include improves the symptoms, encourages weight gain, etc. ठीक है, तो यहाँ पर वो जो आपका जो भी सिलेक्टेड ट्रीटमेंट है उसके रैशनली वो चूज करेगा, मतलब कि वो देखेगा कि भाई
जो भी ट्रीटमेंट वो ले रहा है, जो भी ट्रीटमेंट उसने सेलेक्ट किया है, उससे उसके जो भी साइन एंड सिम्टम्स थे उस डिजीज कंडीशंस के, वो कितने इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उस ट्रीटमेंट के टाइम पे उसका वेट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए या वेट लॉस हो जाए। तो जब वो कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करता है, तब उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके सिम्टम्स, जो भी डिजीज स्टेट है वो इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है, किस रेट से इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, कितनी उसकी कंडीशंस में सुधार है, उसको वेट गेन जो है हो रहा है क्या इस ट्रीटमेंट के दौरान, इस सारी चीजों को आप उनको पहले से ही बताओगे कि भाई जो भी आप ट्रीटमेंट सेलेक्ट करोगे उसके अंदर ये चीजें होंगी। ठीक है, द नीड फॉर द प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, कई बार आप उसको समझाओगे कि भाई ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, तो आप इस ट्रीटमेंट के लिए ओके हैं या नहीं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट 2-5 दिन का नहीं है, अराउंड 1 महीने का है या 1 साल का हो सकता है। तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट अगर आपको दे रहे हैं, जैसे मान लो साल भर का है, तो क्यों आपको साल भर का दिया जा रहा है, ठीक है, क्यों साल भर का ही दिया जा रहा है, क्यों आप इसको इंस्टेंटली ट्रीट नहीं कर सकते, तो वो सारी चीजें आप इसको समझाओगे कि इस प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की नीड क्या है, एंड द एक्सपेक्टेड इफेक्ट एंड सच एज स्पीड ऑफ ऑनसेट एंड साइड इफेक्ट, कि जब आप वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लोगे तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शुरुआती वक्त में हो सकता है कि बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिले, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मेडिकेशन का ऑनसेट ऑफ टाइम ज्यादा है, ठीक है, किसी का ड्यूरेशन ज्यादा है, किसी का जो भी मतलब जो इफेक्ट आएगा उसका वो स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है। तो ऑनसेट ऑफ जो इफेक्ट है, ऑनसेट ऑफ टाइम है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, और साइड इफेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं उसके साथ, कि भाई ये जो भी ट्रीटमेंट है इसके साथ ये इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर रहें। कई बार मेडिकेशन का जो इफेक्ट है वो आप मेडिकेशन लेते जा रहे हो पर इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप ये सोचो कि दवाई तो मैं खा रहा हूँ लेकिन असर तो ये मेरे कर नहीं रही, तो कई बार उसका ऑनसेट ऑफ पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, तो आप पहले से उसको समझाओ कि ये जो मेडिकेशन हम आपको दे रहे हैं या जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका ऑनसेट ऑफ टाइम ज्यादा है, मीन्स कि उसको ज्यादा टाइम लगता है इफेक्ट देने में, तो जो भी एक्सपेक्टेड इफेक्ट उसकी वजह से आ सकते हैं, या अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है या जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में उसको पहले से ही आप समझाओ। ठीक है, एनी पॉसिबल एडजस्टमेंट दैट माइट टू बी नीडेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, हो सकता है कि आपको बोला जाए कि खट्टा नहीं खाना है, या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना है, या डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकता है, या कोई भी चीज हो सकती है कि जब आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हो तो साथ में ये नहीं करना है, आपको पॉसिबल एडजस्टमेंट वहां पर करने हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में, ये सारी चीजें एज ए फार्मासिस्ट आपको पेशेंट को पहले ही बता देनी है, ठीक है, ताकि उसको सारी चीजें पहले से क्लियर हो और मेडिकल अडीरेंस होने के चांसेस जो है, नॉन अडीरेंस होने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, एंड उसके बाद आपको रिव्यू करना है कि जो भी ट्रीटमेंट उसने चूज किया है उसको रिव्यू करते रहना, उसको देखते रहना है कि वो जैसा इफेक्ट आना चाहिए था उसी तरीके से अप्रोप्रिएट इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है इफेक्ट के अंदर, ये सारी चीजों को हमें यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना है। सो टू हेल्प मेंटेन पेशेंस perseverance, it is critical to schedule the follow-up appointments after the initial advice and prescriptions. The timing of these follow-ups is very important. The standard 12 weeks follow-up appointment may be too late, as the patient starting a new treatment plan benefit from check-in within the first few weeks, and they can then report back on their experience, allowing the HCPs to intervene as needed and advise on changes in the dosage or treatment routine. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बीच बीच में रिव्यू करते रहना है, चेक करते रहना है कि जैसा वो मेडिकेशन बोला था ट्रीटमेंट वैसा वो ले रहा है अप्रोप्रिएट उसी तरीके से, जैसे इफेक्ट्स आने चाहिए थे वैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या कुछ चेंज है, या हो सकता है कि पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू पेशेंट फिजियोलॉजी लिटरली उसको उस मेडिकेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि भाई आप मेडिकेशन दवाई चेंज करके देखोगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको बीच बीच में पेशेंट से बात करनी होगी। पेशेंट से बात कैसे करोगे कि आप एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उस पेशेंट से मिलते रहें, उसके साथ अपॉइंटमेंट करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट के परसिवरेंस को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है कि हम क्या करें, जैसे ही उसको आपने जैसे आपको पहली बार आपके पास आया
तो आपने उसको मेडिकेशन दी, एडवाइस दी, प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट था वो उसको प्रोवाइड किया, ठीक है। अब आप बीच बीच में उसके एक शेड्यूल करें कि लगभग 7 दिन बाद या 15 दिन के बाद जो है आपको फिर से आकर के मिलना है। तो आप शेड्यूल करें फॉलो अप अपॉइंटमेंट, जब पहली बार आए तो दूसरी बार की अपॉइंटमेंट, दूसरी बार आए तो तीसरी बार की अपॉइंटमेंट। तो इस तरीके से इसके अंदर अपॉइंटमेंट को फिक्स करें ताकि वो जो है, जो भी पेशेंट है उसको उस ट्रीटमेंट का कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कैसा इफेक्ट आ रहा है उसको आप यहाँ पर पता कर सकें। तो यहाँ पर जो फॉलो अप्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि एटलीस्ट 12 वीक्स, 12 वीक्स का मतलब होता है 3 मंथ्स, ठीक है। अराउंड 3 मंथ्स के अंदर तो आपको मिलना ही मिलना है पेशेंट के साथ, पर वो बहुत ही लंबा हो जाता है क्योंकि 3 मंथ्स में पेशेंट की कंडीशन और हो सकती है, तो वो बहुत ही ज्यादा लेट हो सकता है। इसके लिए पेशेंट अगर वो इफेक्ट नहीं शो करेंगे मेडिकेशन या उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, वो पर्टिकुलर पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी पेशेंट को वो सेम मेडिकेशन इफेक्टिव हो, किसी दूसरे को इफेक्टिव नहीं हो पा रही हो, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जब पेशेंट सेकेंड टाइम आएगा तो आप देखोगे कि इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है या किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि जो आपने ट्रीटमेंट उसको मेंशन किया है उसको कंटिन्यू रखना है या नहीं करना है, या एक नया ट्रीटमेंट प्लान वहां पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ ही सप्ताह के अंदर आप उसको बोलोगे कि दोबारा से चेकअप के लिए आना, और अगर सही से नहीं चल रहा है वो ट्रीटमेंट तो एक नया ट्रीटमेंट प्लान भी आपको उसको बताना है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस तरीके से उसके एक्सपीरियंसेस के बेस पर जब आपने उसको फर्स्टली ट्रीटमेंट दिया तो क्या क्या उसने एक्सपीरियंस किया, क्या फील किया, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पर आप उसको एक रिपोर्ट दोगे, ठीक है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से जो भी और नीड है उसको हेल्थ रिलेटेड वो उसकी फुलफिल की जाएगी, और उसको उस या तो डोज चेंज की जाएगी या उसका ट्रीटमेंट चेंज किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट का रूटीन चेंज किया जाएगा, या उसको कुछ चेंजेस एडवाइस किए जाएंगे जिससे कि मेडिकेशन के इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। तो दिस डायलॉग मेक्स द पेशेंट फील सपोर्टेड, ये जो जो भी बात हम उससे करेंगे उसकी वजह से जो पेशेंट है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव फील करेगा, काफी ज्यादा सेफ फील करेगा कि जो भी मेडिकेशन मुझे दी जा रही है वो सही है, या इफेक्ट नहीं दिख रहा तो देखो डॉक्टर ने या जो भी फार्मासिस्ट है उसने मेरे मेडिकेशंस को चेंज करने के लिए बोला है, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं कि इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ट्रीटमेंट सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो काफी ज्यादा सपोर्टिव यहाँ पे फील करते हैं। एंड देयर पर्सनल नीड्स आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि पर्सन की, पेशेंट की जो भी पर्सनल नीड्स है उनको ध्यान में रखा जा रहा है, इससे पेशेंट बहुत ज्यादा सेफ और सपोर्टिव फील करता है। It may be more efficient to check in with the patients through the teleconsultation, as regular face-to-face appointments can increase the cost as well as the burden on the patient, ठीक है। तो इसकी वजह से हम और ज्यादा एफिशिएंटली जो पेशेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू, मतलब फोन पे भी बीच में आप पेशेंट से बात कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे आप पेशेंट को चेक कर सकते हैं। कई बार पेशेंट बार बार नहीं आ सकता तो उस केस में आप ऑन टेली कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। या आप बीच बीच में फेस टू फेस अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, बीच बीच में कि पेशेंट आपसे आकर के मिले, आप फेस टू फेस उसको देखें, उससे बात करें, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि कई बार, लेकिन फिर भी ये है कि बार बार तो उसमें उसका कॉस्ट बढ़ सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट पे कॉस्ट का बर्डन हो सकता है, उस कंडीशन में आप कभी कभी टेली कंसल्टेशन को भी प्रीफर कर सकते हैं कि फोन पे आप सिंपली पेशेंट से बात कर लें और समझें कि उसकी जिस तरीके का ट्रीटमेंट चलना चाहिए था वैसा ही चल रहा है, और एक इफेक्टिव असर वहां पे ट्रीटमेंट का, पेशेंट को ट्रीटमेंट का देखने को मिल रहा है। Also, patient may benefit from exchanging the experiences with others in a similar position through the community and patient groups, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो बेनिफिट होगा, उसको फायदा होगा किससे, कि वो जो भी एक्सपीरियंस वो फील कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है दूसरों के साथ, वो बता रहा है कि उसको क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ट्रीटमेंट का असर हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो एक सिमिलर पोजीशन के अंदर
बात कर सकता है इफेक्टिवली। जो भी और भी पेशेंट्स हैं, जो भी कम्युनिटी है, जो भी लोग हैं जो सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जिनको सेम मेडिकेशन मिली है, तो उनके साथ भी वो बातचीत करके थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकता है कि उसको असर आ रहा है तो मुझे भी आएगा ही आएगा। कि उसको 4 दिन बाद आया था, अभी तो मुझे पहले ही दिन हुआ है, तो उसको एक थोड़ा सा सपोर्टिव फील होगा कि मुझे भी 4 दिन बाद असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा सेम पोजीशन के लोगों के साथ, ठीक है, कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ, पेशेंट अदर जो अदर पेशेंट ग्रुप है उनके साथ, तो फिर वो थोड़ा सा वहां पे बेनिफिट, उसको काफी सारा बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सपोर्टिव फील करा सकते हैं और जो भी मेडिकल अडरेंस के चांसेस हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था मेडिकेशन अडरेंस, जहां हमने देखा कि मेडिकेशन अडरेंस से फर्स्टली हम सबसे पहले क्या समझते हैं और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पेशेंट नॉन अडरेंस कर सकता है, किस तरीके से इस नॉन अडरेंस को हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके की एजुकेशनल और बिहेवियर इंटरवेंशन हमको वहाँ पे शो करने हैं, किस तरीके से हमें पेशेंट के साथ डिस्कस करना है, उसको डिसीजन मेकर बनाना है, और इंटरमीडिएटली हमको जो भी प्रोग्रेस है उसको रिव्यू करते रहना है, जिससे कि हम इंश्योर हो सके कि मेडिकल अटेंडेंस की कंडीशन, नॉन अटेंडेंस की कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।